हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में मज़ा आ गया होगा नहीं? तो हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। वहाँ पे मैंने आपको हर कुछ थ्योरी कैसे होगा मैं आपको बताया था। परेशान नहीं हो, आज हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। मैं हर टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, कैसे सोचना है, क्या उसका क्यों हो रहा है, ग्राउंड फ्रेम से सोचने से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सोचने से क्या होगा। आपको हमेशा लगेगा इट विल बी इजियर टू सॉल्व स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम containing two masses and a spring. It's kept on a smooth surface, आपका हर जगह सरफेस स्मूथ है और स्प्रिंग मासलेस है। Let's say its mass is 6 kg and its mass is 3 kg. A and B. Okay. And this block was given velocity 15 meter per second. ठीक है? Then question is find range of velocity of A and B if you consider this direction as positive. अगर मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसके लिए A और B के वेलोसिटी का रेंज क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझाया था कि जब ये आगे बढ़ेगा, इसको हमने फिर छोड़ दिया, एक बार इंपल्स दिया, वेलोसिटी दिया, फिर छोड़ दिया, और इस पे फोर्स हमने कोई लगाया, बट स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा। तो हमने जब वेलोसिटी आगे की तरफ दे दिया, स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा, और जब स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा मतलब इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा अभी स्टार्टिंग में, और इस पे स्प्रिंग फोर्स आगे है, इंक्रीज करेगा। फिर मैं आपको पूरा समझाया था कि एक समय होगा इसका डिक्रीज करते करते, इसका इंक्रीज करते करते दोनों इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में मैं जस्ट एक रिकैप करवा रहा हूं कि इसका वेलोसिटी डिक्रीज, ऐसा कुछ केस है, ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, राइट? तो इस समय स्प्रिंग फोर्स इधर है और वेलोसिटी इधर है, सो भी डिक्रीज करेगा, और ए पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, सो भी इंक्रीज करेगा, राइट? और एक इंस्टेंट पे जब ये इंक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जीरो था, उसका कुछ वैल्यू है, तो एक इंस्टेंट ऐसा है जहां पर इक्वल हो जाएगा, राइट? और जिस समय दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, उसके बाद भी स्प्रिंग तो एलोंगेटेड ही है, इसका वेलोसिटी घटेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो अब जो है इसके इक्वल होने के बाद भी से बड़ा होने लगेगा, क्योंकि ये अभी भी डिक्रीज कर रहा है, ये अभी भी इंक्रीज कर रहा है, और जब ये तेज भागेगा उससे, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस घटेगा, मतलब इस समय उसके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है, सो इट इज मैक्सिमम इलोंगेशन, आपको हम बताए थे। ओके, और अभी भी इसका वेलोसिटी घट रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर इसका वेलोसिटी जीरो होगा, जब जीरो होगा तो फिर स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है, फिर पीछे आना शुरू करेगा, मतलब इसका वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है। अब हमको निकालना रेंज मैक्सिमम से मिनिमम। इनफैक्ट अगर एसएम पर होगा तो हम किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बताना, आपको निकालना सिखा देंगे, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ऑफ ए क्या, वेलोसिटी ऑफ बी है, सब कुछ निकाल सकते हो, बट अभी आप एसएम नहीं, उसमें नहीं जा रहे हैं। अब भी हमको मान लीजिए मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अब इसमें तो परेशान हो रहे हैं यार, दोनों चल रहा है, क्या कर रहा है, तो मैं आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आसान किस फ्रेम से है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जब भी स्प्रिंग ब्लॉक का क्वेश्चन है, गो टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बिना कुछ सोचे हुए, हमेशा आसान होगा आपका। सो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सोचते हैं, ये ग्राउंड फ्रेम में इतना लफड़ा है। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सोचते हैं, तो पहले VCM निकाल लेते हैं। व्हाट इज VCM? VCM अभी क्या होगा, 15 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0 by 6 plus 3 9, it's a 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम सेंटर ऑफ मास से बैठे, हमारा वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से फिगर बनाते हैं। हम कहां बैठे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कहीं इसके पास होगा, हम माने सेंटर ऑफ मास मेरा यहां है और यहां हम बैठे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास नहीं मान लेते हैं यहाँ, इस पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ। ओके, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए,
कार फ्रेम में कार रेस्ट में, ट्रेन फ्रेम में ट्रेन रेस्ट में। सो इन सीएम फ्रेम सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। तो ये पॉइंट रेस्ट में है हमारे फ्रेम में, ये पॉइंट रेस्ट में। ओके, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका इंसर्ट वेलोसिटी क्या है? UBC, velocity of respect to C, that will be UB minus UC. UB is plus 15, no problem. UC is plus 5, so it's a 10 meter per second. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ए का स्पीड, कैंसर स्पीड क्या है? UAC is equal to UA minus UC. UA is 0, UC is plus 5, so it's a minus 5 meter per second. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ए का वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकंड, मास मींस अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमने किस फ्रेम में बनाया है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। और अब आपको हम सिखाए थे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, ये दोनों SHM करेगा। मतलब समझो कि ये पॉइंट एक रेस्ट में है, एक वॉल है, इससे दो स्प्रिंग बंधा हुआ है। SHM करेगा और SHM का टाइम आपको निकालना सिखाए थे। टाइम पे होता है 2 π/μ/k। सो अगर मान लें यहाँ पे हम के देते हैं कुछ 50 न्यूटन पर मीटर। म्यू क्या होगा? m1 m2 by m1 plus m2, it's 18/9 2 kg. It will be 2 π/2/50, this much second, that is equal to 2/5 second, 2 π/5 second। अब हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमको निकालना है वेलोसिटी का रेंज। अब SHM करेगा। अब SHM में आपको हम बताए थे इसको वेलोसिटी V0 देंगे। अब समझो, इसको भूल जाओ। अब एक दीवार है और एक दीवार से, ये आपको मोको एनर्जी बता चुके हैं, हमारे पास एक दीवार है और उसे ब्लॉक को बांधे हुए हैं ऐसे, इसको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड दे दिए। तो क्या होगा? पहले ये इलोंगेट होगा, कब तक? जब तक कि इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा और यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, राइट? फिर पीछे आएगा और यहाँ पे जब आएगा फिर से सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ पे आएगा अल्टीमेटली जब फिर से इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो SHM कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल समझो, एक आपका स्प्रिंग से ब्लॉक बंधा हुआ है, उसको आपने वेलोसिटी देके छोड़ दिया तो ब्लॉक पहले आगे जाएगा, नीचे दिख नहीं रहा पट्टी से मैं कुछ लिखा भी नहीं हूँ। ब्लॉक पहले आगे जाएगा, फिर वो आकर रेस्ट में होगा यहाँ पे, फिर से स्प्रिंग फोर्स के पीछे है, वो पीछे आएगा। यहाँ पे इसका होगा इस अपोजिट सेंटीमीटर पर सेकंड। फ्रॉम पॉइंट एनर्जी हम लोग वर्क एनर्जी थोड़ा बोल सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी अभी भी 0, अब यहाँ पे भी जब फिर से आएगा तो 0, वेलोसिटी सेम रहेगा, ओनली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब स्पीड सेम रहेगा, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। और फिर चूंकि वेलोसिटी है तो इसे कंप्रेस होगा और यहाँ पे आके V0 होगा। ये चीज समझ में आ रहा है? तो जैसा हम बताए हुए थे स्प्रिंग ब्लॉक में, राइट? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना कि एक स्प्रिंग वेलोसिटी स्पीड देके छोड़ दिए तो पहले एलोंगेट होगा, और आपको हम निकाले थे मैक्सिमम एलोंगेशन आपको वोकेनिक थ्योरम में कराया था, वहाँ पे क्या होता है V0, जहाँ V0 होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब चूंकि यहाँ पे V0 हुआ तो इधर फोर्स लग रहा है, इसलिए फिर से पीछे आएगा और यहाँ पे फिर से स्पीड सेम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 फिर से हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। अब भी जब यहाँ पे इसका स्पीड तो ये है बट स्प्रिंग फोर्स 0 है, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये पीछे आना शुरू करेगा और अब स्प्रिंग फोर्स आगे धक्का देगा तो कहीं यहाँ पे फिर रुक जाएगा, यहाँ पे आके फिर से इसका V0 होगा। V0 है, स्प्रिंग फोर्स आगे है तो फिर आगे जाएगा, इस तरह से वो आगे पीछे होते रहता है, राइट? ये लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। सो इसके वेलोसिटी का रेंज क्या होगा? -10 से +10। वेलोसिटी का रेंज क्या है? -10 से +10। अपोजिट डायरेक्शन -10, यहाँ +10, इससे ज्यादा वेलोसिटी हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कुछ ना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। अब या तो स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा या कंप्रेस्ड होगा, तो उस केस में उसका कुछ पार्ट के का कहाँ जाएगा? P में। सो स्पीड इससे कम ही होगा। सो वेलोसिटी मैक्सिमम है +10, मिनिमम क्या है? -10। करंट डायरेक्शन के साथ लिखें तो B के वेलोसिटी का रेंज -10 से +10। सिमिलरली A का क्या होगा? इनिशियली -5 है और जब बैक आया तो +5 होगा। अरे हाँ नहीं, इसमें ये वॉल रेस्ट में है, इसको मैं स्पीड देके छोड़ दिया, ये पल इधर आएगा, यहाँ पे कहीं 0 होगा। ये यहाँ आया, यहाँ पे कहीं इसका वेलोसिटी 0 हो गया। फिर चूंकि स्प्रिंग को इधर लग रहा है तो इधर आएगा, फिर यहाँ पे उसका वेलोसिटी इधर जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ आके वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब इसका V का रेंज क्या है? -5 से +5, और B का रेंज क्या है? -10 से +10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मिटा रहा है।
अभी मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ कि किस फ्रेम में निकला, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। क्वेश्चन किस फ्रेम में कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम VB का रेंज क्या है, VB -10 to +10 एंड VA -5 to +5। बट मैंने पूछा किस फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में। सो इन ग्राउंड फ्रेम अब आपको VBC और VAC का मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो VBG क्या होगा, VBG इक्वल टू VBC प्लस VCG। सो VBC जैसे हमारे मिनिमम वैल्यू कितना है -10 और VCG तो हमेशा 5 है। सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमने एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, अब सिर्फ अंदर का फोर्स है, कोई बाहर का फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। सो VBC यहां पे -10 + 5 -5। सिमिलरली VAG क्या होगा, VAC प्लस VCG। सो VAC -5 + 5 0। सो यहाँ पे पहले भी इसमें क्या करना है हमको, सिंपली ग्राउंड फ्रेम में निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास ऐड करना, वो +5 है। सो ग्राउंड फ्रेम में अब लिखते हैं, तो हम VCG को ऐड कर देते हैं। VBG निकालने के लिए VBC प्लस VCG, तो VCG अगर ऐड करेंगे -10 + 5 तो होगा -5 to 15, 10 + 5 15, और ये -5 + 5 0 to 10। समझे नहीं यहाँ से यहाँ क्या किया, अरे हमने यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दिया VCG को, VBC हमको मालूम है, VBG निकालना है, तो -10 + 5 -5 +10 + 5 +15, VAG इक्वल टू VAC प्लस VCG, VAC -5 VCG +5 -5 +5 0 +5 + 5 10। यही आंसर हो गया। हमने ये तो पूछा था कि A एंड B का वेलोसिटी का रेंज ग्राउंड फ्रेम में क्या है, यही ना पूछा था। अब अगर पूछता है स्पीड का रेंज क्या है, तो क्या लिखते, 5 to 15, टप्पर मार देंगे। अरे जब वेलोसिटी -5 से +15 वाले बीच में कहीं 0 ही तो हुआ होगा, तो इस समय स्पीड 5 है, लेकिन मिनिमम स्पीड क्या है, 0। जब वेलोसिटी किसका -5 से +15 हुआ ग्राउंड फ्रेम में, तो -5 से +15 के बीच में कहीं 0 तो हुआ होगा, डायरेक्शन चेंज हुआ होगा। तो स्पीड मिनिमम कब है, यहां पे या यहां पे, 0 पे। सो अगर पूछेगा स्पीड का रेंज क्या होगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब 0 तो हुआ ही होगा यार। स्पीड ग्राउंड फ्रेम में होगा 0 से +15, स्पीड तो नेगेटिव होता नहीं है, और इसका 0 से 10 ही होगा, कभी नेगेटिव होगा नहीं है। सो मिनिमम स्पीड दोनों का 0 है। अब याद मत करना कैसा मिनिमम स्पीड 0 होता है, बिल्कुल नहीं। सो स्पीड का रेंज क्या है, 0 से 15 0 से 10। अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, मैं बिल्कुल धीरे धीरे करवा रहा हूं आपको। Okay, so next question. क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड minimum speed of A and B। A and B का मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकालना है, और इनफैक्ट यहाँ पे नहीं पूछा ना, किस फ्रेम से निकालेंगे, डाउन फ्रेम से। चलो करो, मैं ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे देते हैं मैक्स और यहाँ देते हैं मीन। करो, मैं भी कर रहा हूँ।
कि ए का मैक्स ए का मीन, बी का मैक्स बी का मीन। ई नोटा, ई क्या है? नोटा। ऑप्शन ए है, ए का मैक्सिमम स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, एवरीथिंग मीटर पर सेकेंड, मिनिमम स्पीड 0। बी का मैक्सिमम स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड बी का मिनिमम स्पीड 0। ऑप्शन बी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए इज 4 मीटर पर सेकेंड, मिनिमम स्पीड इज 0। मैक्सिमम स्पीड ऑफ बी 12 मीटर पर सेकेंड, मिनिमम स्पीड इज 0। ऑप्शन सी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए इज 8 मीटर पर सेकेंड, मिनिमम स्पीड इज 0। मैक्सिमम स्पीड ऑफ बी इज 4 मीटर पर सेकेंड, मिनिमम स्पीड इज 0। सिमिलरली ऑप्शन डी है और ई है। फटाफट हो गया? ओके, चलो अब मैं करता हूं। किस तरह से करना आसान होगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। तो पहले VCM निकाल लेते हैं, तो उस पर बैठेंगे। VCM 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 12 बाय 12 प्लस 6, 72 बाय 18। इट्स 4 मीटर पर सेकेंड। सो हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ए और बी का इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ए और बी का इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं। सो क्या होगा? VBC, VB माइनस VC, 12 माइनस 4, 8। VAC 0 माइनस 4, माइनस 4, इधर 4। ये किस फ्रेम में है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सो अब बताओ, COM फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ ए कहां से कहां होगा? COM फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ ए कहां से कहां होगा? -4 से +4, कोई दिक्कत नहीं। और बी का क्या होगा? -8 से लेकर +8 तक। ये आपको हम समझा चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ ए निकल गया COM फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? हमको VCG ऐड कर देना है। VCG कितना है? +4। ऐड करने देगा 0 से 8। ये क्या आएगा? 0 से 8। और ये क्या आएगा? 4 ऐड करो, -4 से 12। यस और नो? तो स्पीड का रेंज क्या आएगा? 0 to 8, और इसका मिनिमम स्पीड 0 एंड मैक्सिमम स्पीड 12। एवरीथिंग इज इन मीटर पर सेकेंड। नीचे 0 to 12। बी का मिनिमम स्पीड 0, मैक्सिमम स्पीड 12। ए का मिनिमम स्पीड 0, मैक्सिमम स्पीड 8। क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ ए 15 kg, मास ऑफ बी 10 kg। ठीक है? Okay, then question is find maximum speed of A and B. चलो मैक्सिमम का ऑप्शन दे रहा हूं। You have to find maximum speed of A and B. Find maximum speed of A and B.
फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए एंड बी, फटाफट फटाफट। ये ए है, ये बी है। You have to find maximum speed of A and B. फटाफट फटाफट। Everything in meter per second. Maximum speed of A and B. Option A 525, ऑप्शन बी 1225, ऑप्शन सी 1218, ऑप्शन डी 1925, ऑप्शन ई नोटा। फटाफट कीजिए। हो गया? ओके, सिंपल। अब तो आपको पूरा प्रोसेस याद हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सॉल्व करना है, आसान होगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, सो इन सीओएम फ्रेम। पहले वीसीएम निकाल लेते हैं। पहले वीसीएम। अब इसका जीरो नहीं है, इसका मतलब -5 है। सो -5 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 25 बाय 15 प्लस 10 25। इट्स -75 प्लस 250, इट्स 175 बाय 25, 7 मीटर पर सेकेंड। राइट? कोई दिक्कत? कैलकुलेशन देख लेना, सब कुछ दिमाग में चलता है, यहाँ लिखा तो है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं? ओके, नेक्स्ट। अब हमको निकालना क्या है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए एंड बी प्लस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी कहां से कहां होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका? 25 - 7 18। सो अगर हम लिखते हैं ए यहां बी, सो एक प्लस सीओएम फ्रेम में फिगर बना देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दिखा देते हैं। आपको अभी चूंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं आया है, तो हम पहले सीओएम फ्रेम में आपको दिखाते हैं इनिशियल स्पीड ए एंड बी का। 25 - 7 18, -5 - 7 12। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है कि सीओएम फ्रेम में अभी ये रहेगा, इसमें कोई दिक्कत? और आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। कैसे? सीओएम फ्रेम में भी सीओएम कहां से? 0। देखो भी सीओएम कितना आ रहा है? 12 -12 × 50 -180 + 180 0 आ रहा है, सही है। इन सीओएम फ्रेम भी सीओएम शुड बी 0। देखो यहाँ पे 18 × 10 180 प्लस -12 × 50 -180, सो भी सीओएम इज 0। बिल्कुल सही मैंने जो किया है। अब सीओएम फ्रेम में ए का वेलोसिटी का रेंज क्या होगा? ए का कहां से होगा? -12 से लेकर +12, और इसका क्या होगा? -18 से लेकर +18। ये कैसे लिखे समझ में आ गया ना? स्टेम करेगा, अभी उधर जाएगा 18 से, फिर जब लौट के आएगा यहाँ पे तो इधर 18 इस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। राइट? ओके, सो सीओएम फ्रेम वेलोसिटी निकल गया। अब ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगा? तो इसमें VCG ऐड कर देंगे, वो कितना है? +7, तो -12 + 7 -5 to 19, और यहाँ पे -18 + 7 -11 to 25। एम आई क्लियर? हमको निकालना है ग्राउंड फ्रेम में, तो हमको पता है VBG = VBC + VCG। तो ये सब कुछ VBC VBC दिया हुआ है,
और हमको निकालना है VAG VBG, तो हैव टू ऐड VCG, तो हम VCG ऐड किए तो -12 + 7 -5, 12 + 7 19, -8 + 7 -11, -18 + 7 -11, +18 + 7 25। सो वेलोसिटी का रेंज निकल गया। स्पीड का रेंज क्या होगा? मिनिमम स्पीड 0, बिकॉज जा रहा है -5 से 19, कहीं 0 हुआ होगा। एंड मैक्सिमम मिनिमम स्पीड इसका 11, मैक्सिमम स्पीड 25। दिस इज द आंसर। एम आई क्लियर? कोई डाउट? नहीं? सो नेक्स्ट। चलो पूरा चेंज ही कर देते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट डेटा सेट करने दो। ऐसे वैसे लेके छोड़ दिया। 6 kg को 29% इन दिस डायरेक्शन, इसको 49% इन दिस डायरेक्शन, ये हमने देके छोड़ दिया। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन इज फाइंड, एक मिनट रुक जाओ। minimum speed of A and B. Find minimum speed of A and B. क्वेश्चन क्या है? Find minimum speed of A and B. Minimum speed of A and B. A and B. Find minimum speed of A and B. Minimum speed of A and B. Everything in meter per second. Everything is in meter per second. Minimum speed of A and B.
फटाफट के लिए, you have to find minimum speed of A and B. Find minimum speed of A and B. हो गया? ओके। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल फिक्स मेथड, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों स्टेम करते रहता है, निकालना आसान होता है। पहले VCM निकाल लेते हैं। VCM गलती मत करना है, दोनों पॉजिटिव है। 2 × 40 + 6 × 20 डिवाइड बाय 2 + 6, दिस मच मीटर पर सेकेंड। 80 + 120, 200/8 मीटर पर सेकेंड, सो इट्स 25 मीटर पर सेकेंड। सो VCM कितना निकल गया? 25 मीटर पर सेकेंड। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखते हैं। A and B। सो हमको दोनों का वेलोसिटी दिखाना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो VBC = VB - BC, 20 - 5 -5। सो इसका है इधर 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका वो 40 - 25 + 15। देखना ध्यान से कौन साइन किधर होगा। अरे हमको निकालना UAC = होगा UA - UC। UA मेरा कितना है? 40, UC कितना है? 25 से + 15। UBC = UB - UC। अरे UB 20, UC 25, इट्स -5 मीटर पर सेकेंड। यू कैन क्रॉस चेक। इसका देखो VCM इस फ्रेम में कितना आ रहा है? 2 × 15 + 30 - 30, 0 आ रहा है, सही है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम VCM 0 आना चाहिए, सही आ रहा है। अब बताओ वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वेलोसिटी क्या होगा? इसका मैक्सिमम क्या है? +15, और जब उल्टा आएगा तो -15, सो -15 to +15, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सम करता हूं, वो पता है। और इसका क्या होगा? -5 to +5। जिनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, आप परेशान मत हो, इस जितना समझो अच्छी बात है, इसको नोट करके रखो। जब एसएम पढ़ लोगे बहुत आसान लगेगा ये चीज। 13th में बहुत आसान होता है मेथड। अभी आपको एसएम नहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा मे बी, बट एक बार एसएम पढ़ोगे लगेगा बउआ क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, एसएम पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन कितना टप करते हैं, तो बहुत आसान चीज है। ठीक है, ओके। सो वेलोसिटी ऐसे मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की, जो बेसिक्स है होपफुली समझ गए होगे। सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी हो गया। अब ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगा? इन ग्राउंड फ्रेम अब हमको इसमें VCG ऐड करना, 25 ऐड करना, 15 + 25 10, 15 + 25 40, यहाँ पे ऐड करो, -5 + 25 20, 5 + 25 30। एम आई क्लियर? हमें ग्राउंड फ्रेम में लिखने के लिए VCG को ऐड कर देना है। VCG है +25, तो +25 ऐड कर गए, +25 ऐड कर गए। सो अब बताओ इसका वेलोसिटी का रेंज है 10 to 40, मतलब कभी 0 नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव है हुआ ही नहीं है। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है 10 to 40। इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्रेम में कभी भी इसका वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हुआ है, एसएम कर रहा है, 0 हुआ है, बट ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कभी 0 नहीं हुआ। व्हाट इज मिनिमम स्पीड? 10। व्हाट इज मिनिमम स्पीड? 10। तो स्पीड, तो इसका स्पीड होगा रेंज 10 to 40, क्योंकि कभी 0 हुआ नहीं है। और इसका भी स्पीड कभी 0 हुआ है क्या? नहीं, 20 to 30 है, कभी नहीं हुआ। सो मिनिमम स्पीड इसका 20 और इसका 10, मैक्सिमम इस A का 40 और B का 30। एम आई क्लियर? सो आप कहीं मत पालना, कुछ भी अपने मन से थ्योरी नहीं बनाना, जो हम बताएं वही थ्योरी है। मिनिमम स्पीड ये होगा, मैक्सिमम स्पीड होगा, अपने मन से कोई अपना लॉजिक लगा के थ्योरी नहीं बना लेना है। जो फिजिक्स बोलता है वही थ्योरी रखना है, अपना थ्योरी नहीं बनाना है क्योंकि अपना थ्योरी फेल होने का चांस है। ठीक है, ओके। सो इस टाइप में हमने काफी क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब चलते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप्स में। जब आपको बताते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन, मिनिमम तो 0 होगा जब नेचुरल लेंथ में, एंड मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, वो हम करते हैं। तो आपको हम क्या बताएं, फिर से रिकैप करते हैं कि मैंने आपको बोला था
ग्राउंड फ्रेम से मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा? अगर जिस समय दोनों का वेलोसिटी से मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ग्राउंड फ्रेम में जब ये दोनों v और v चलेगा, इस केस में मैक्सिमम इलोंगेशन। राइट? और मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब दोनों बिल्कुल अभी भी इसका वेलोसिटी जो है इक्वल हो गया। समझो, पहले ये ज्यादा था तो इलोंगेट हुआ, अब जब ये ज्यादा होगा तो ये पास आएगा, और जब ये पास आना शुरू करेगा इसका वेलोसिटी घटेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। जब ये कंप्रेस होना शुरू करेगा तो फिर से दोनों का स्पीड इक्वल होगा, उसके से मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। कैसे समझो, ये मान लीजिए मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ, ये ए है ये बी है, और अभी इलोंगेटेड है, अब भी घटेगा और VA बढ़ेगा। VA भी घट पर एक समय फिर से आएगा, जब VA बढ़ रहा है VB घट रहा है तो क्या होगा? अब कंप्रेशन होना शुरू हुआ, और जब अभी चूंकि इलोंगेशन था, मतलब अब इसके बीच का डिस्टेंस घटना शुरू होते होते अब नेचुरल लेंथ पे आ गया। उस समय कुछ VB था और कुछ VA था, अभी नेचुरल लेंथ पे आया। अब जब ये नेचुरल लेंथ पे आया और इसका VB घट ही रहा था, मतलब अभी कौन बड़ा है? VA VB से बड़ा है, सो अब ये इधर जाना शुरू करेगा, अब ये इधर जाना शुरू करेगा, सो अब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होना शुरू होगा। अब जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, सो अब VB बढ़ेगा और VA घटेगा, और फिर कॉम्प्रेस होते होते दोनों VA इक्वल टू VB हो जाएगा। कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं बोलता हूं इतना कुछ सोचना ही नहीं है। इतना सोचोगे परेशान हो जाओगे आप। सोचना अच्छे से दिमाग में घर पे शांति में सोचना, बट क्वेश्चन सॉल्विंग में इतना नहीं सोचना है। इतना सोचेंगे तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन होगा भाई। तो इस पे कौन सा फ्रेम आसान होगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्यों आसान होगा? जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखेंगे तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट में। इन COM फ्रेम COM एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो मान सेंटर ऑफ मास, चलो डाटा ही लेते हैं। ये है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड, 3 kg, 6 kg, ठीक है। और हमें पूछा मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन, ये पूछा है। तो आसान क्या है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमको पता है ये किसमें है, ये ग्राउंड फ्रेम में फिगर है। क्वेश्चन दिया ग्राउंड फ्रेम में, यानी आपको ग्राउंड फ्रेम में क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग। मैं इसको सॉल्व करता हूं, हमको सब कुछ पता है स्टेप बाय स्टेप। हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहले इसका बना देते हैं फिगर शोइंग इससे वेलोसिटी। तो DCM क्या होगा पहले निकाल लेते हैं। व्हाट इज DCM? सबसे पहले ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चन करने में सब जरूरत नहीं पड़ेगा, बट आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। DCM क्या होगा? 15 × 3 + 6 × 0 डिवाइड बाय 9। अभी किया। सो COM फ्रेम में अब इसका वेलोसिटी शो करते हैं। इससे वेलोसिटी क्या होगा COM फ्रेम में? सो COM फ्रेम में 50 - 5 ये 10 हो जाएगा। ये सब कर चुके हैं, और ये क्या होगा? 0 - 5 मतलब इधर 5। ऐसा फिगर बन रहा है, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है, वो एक दीवार है, वो पता है वो रेस्ट में है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। जब मैक्सिमम इलोंगेशन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक इधर सिस्टम हो रहा है, एक इधर सिस्टम हो रहा है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे ये भी अपने मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। आपको हम प्रूव कर चुके हैं, दे विल कम एट मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन साइमल्टेनियसली। दोनों का सिस्टम का टाइम पीरियड सेम है। सो जब दोनों अपने इस एक्सट्रीम पे है, उस समय इलोंगेशन मेरा क्या है? मैक्सिमम। जब एक्सट्रीम पे है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका भी V0, इसका भी V0। हम किससे सॉल्व करें? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम को पता है, देखो 2 ब्लॉक ऐसे से कर रहा है,
तो जब मैक्सिमम लोकेशन कब होगा, जब दोनों एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम एंड पे दोनों का स्पीड 0 है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी किसमें है, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है, 0। तो जब मैक्सिमम लोकेशन निकालना है तो हम करते हैं ui प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, और इसको करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। अगर स्वीयम फ्रेम से करते हैं ui प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ui नेचुरल लेंथ में कोई भी फ्रेम लो, ui 0, के आई हाफ म्यू, म्यू कितना होगा 18/9 2। भी रिलेटेड वो डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं, हमको एक फ्रेम जॉब भी नहीं था। रिलेटिव वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो यहां भी 15 आ रहा है, यहां भी 10 -5 15 ही आ रहा है। यहां भी a और b का रिलेटिव वेलोसिटी 15 ही है, और इसमें भी a और b का रिलेटिव वेलोसिटी 15 ही है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a एंड b या VAB इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। में बहुत बार भाग चुका हूं। सो इट इज हाफ म्यू भी रेडियस स्क्वायर यूएफ। ये तो निकालना है मैक्सिमम एलोंगेशन, जो होगा वो यूएफ है। और काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज दोनों का वेलोसिटी 0 है, वैसे वेलोसिटी दोनों का भी 0 है। व्हाट इज रेडियस 0। जब वो मैक्सिमम एलोंगेशन पे है, दोनों रेस्ट में है, दोनों वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों का भी 0 है। सो भी रिलेटिव इज 0। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। 225 इक्वल टू हाफ इंटू, इसको 200 करते हैं, उसमें सिंपल हो जाएगा, 200 इंटू एक्सएम स्क्वायर। सो एक्सएम इक्वल टू अंडर रूट 225 बाई 100 मीटर इक्वल टू 1.5 मीटर। सो व्हाट इज मैक्सिमम एलोंगेशन 1.5 मीटर। अगर आपको पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम एलोंगेशन स्प्रिंग, क्या होगा आंसर 1.5 मीटर। व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन, सेम थिंग। जब कंप्रेशन हुआ मैक्सिमम, एसएम करते करते ये अपने इस एंड पे पहुंच गया और ये भी अपने इस एंड पे पहुंच गया, फिर से दोनों का v 0 हो गया। मतलब ये कंप्रेस होके यहां गया, ये कंप्रेस होके यहां गया। अब इस ये एसएम का लास्ट एंड है, दोनों अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, फिर से v 0 हो गया। मतलब v रिलेटिव फिर से क्या हो गया 0। सो ui 0 ही था, ki यही आएगा, uf फिर से मैक्सिमम कंप्रेशन है, kf फिर से 0 है। सो मैक्सिमम एलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों का वैल्यू सेम है। ये हमने किस फ्रेम से किया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। कोई बोलेगा सर ग्राउंड फ्रेम से कर दो, चलो करते हैं ग्राउंड फ्रेम से। अगर ग्राउंड फ्रेम से करेंगे तो आपको हम बता चुके हैं कि दोनों का भी उस समय क्या होगा, सेम होगा। ग्राउंड फ्रेम से अगर हम सॉल्व करें तो जिस समय मैक्सिमम एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो कितना होगा, तो ग्राउंड फ्रेम नेट फोर्स सिस्टम पे तो 0 है। नेट फोर्स 0 है, मीन्स मोमेंटम इन कंजर्व PI इक्वल टू PF। सो PI कितना है बोलो, 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 50। PF कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9V। सो V आ गया 500%। सो ग्राउंड फ्रेम से जिसमें मैक्सिमम एलोंगेशन होगा v क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ राइट ui प्लस ki, सब कुछ अब ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं। ui 0 है, ki इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब ग्राउंड फ्रेम से करेंगे दोनों का काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे तो इसका k 0 है, इसका k क्या है हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। uf हमको निकालना है मैक्सिमम एलोंगेशन, kf दोनों का v सेम है। सो हाफ इंटू 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, यही ना। अब इसको सॉल्व करो, 0 प्लस 675/2 इक्वल टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, देखो ये कितना होगा 25 इंटू 6 150/2 प्लस 75/2 प्लस 75/2 225/2 2 कैंसिल, सब 2 कैंसिल कर दिया। सो यहाँ से आएगा 6 माइनस 225 इक्वल टू 200 एक्सएम स्क्वायर। इट्स 450 इक्वल टू 200 एक्सएम स्क्वायर। सो एक्सएम इक्वल टू अंडर रूट 450/200। So again 1.5 मीटर। सो आंसर सेम है दोनों फ्रेम से।
बट यहां पे बताओ कौन सा फ्रेम आसान है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और कुछ चीजें, ये तो चलो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन आपको ग्राउंड फ्रेम से निकाल लिए, कुछ चीजें तो ग्राउंड फ्रेम से निकालने पसीना छूट जाएगा आपका, सेंटर ऑफ मास फ्रेम बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं मैंने क्या किया। पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किए, हमें पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों सिस्टम करे, दोनों ब्लॉक। मतलब मैक्सिमम मोशन कब होगा? जब दोनों अपने सिस्टम के एक्सट्रीम एंड पे होगा। जब एंड पे होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। सो v रिलेटिव 0 है। तो स्टार्ट एनर्जी किसमें चला गया? पोटेंशियल एनर्जी। हम सिंपली करेंगे हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ टेक्स स्क्वायर, दैट आ जाएगा मैक्सिमम इल्यूमिनेशन। जब ग्राउंड फ्रेम से करेंगे, मैंने आपको दिखा चुका है कि जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा उस केस में मैक्सिमम इल्यूमिनेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो हमें पहले कंजर्वेशन मोमेंटम से निकाले उसमें दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, फिर ui प्लस ki इक्वल टू ef प्लस kf कर दिया, वहां से भी आंसर आ गया। आपको जो अच्छा लगे, आई विल प्रेफर दिस। क्यों? आपको आगे क्वेश्चन में और दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, यही क्वेश्चन है। फटाफट कीजिए। हो गया? अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करते हैं, क्योंकि उसी को हमको सीखना है, उसी पे कॉन्फिडेंस लाना है, उसी मेथड में। तो सीओएम फ्रेम में आपको पता है कि हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ। सो ui 0, के आई हाफ म्यू, म्यू इज 2 kg, 6 into 3 by 9, 2 kg, v रिलेटिव 25, uf निकालना है हाफ के एक्सएम स्क्वायर एंड के एफ 0, बिकॉज v रिलेटिव 0 होगा। हो तो गया, ये कैंसल। 2 into 25 square equal to 200 xm square. So xm equal to under root 25 square by 100 meter. So 25 by 10, 2.5 meter. That's it. कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा है क्या? नहीं। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलो, जो अभी के थे वो करता है, जो लास्ट में डाटा दिया था मैं आपको।
Find maximum compression in the spring. Find maximum compression in the spring. ये क्वेश्चन है. Find maximum compression in the spring. Option A. Option B, under root 10 meter. Option C, (2.8 meter). Option D, 2.4 meter. Option E, nota. क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग. फटाफट कीजिए. बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन करवाने, वैल्यू पुटिंग बस. हो गया. फिर से किस फ्रेम से आसान है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम. सो इन सीओएम फ्रेम क्या होगा? ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ. ओके. ui क्या है? 0. के आई हाफ म्यू. भी रेडियो कितना है? 12 माइनस 2 10 है. 14 मत कर देना. कितना है? 10. सो 10 स्क्वायर. uf हाफ के xm स्क्वायर एंड के एफ 0, बिकॉज जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तो दोनों अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा इस एंड पे, तो दोनों का सिस्टम में 0 होगा. सो रेडियो क्या होगा? 0. सो हाफ गॉट कैंसल्ड. 200 इक्वल टू 50 xm स्क्वायर. सो xm स्क्वायर इक्वल टू 4. सो xm इक्वल टू 2 मीटर. दैट्स इट. कोई दिक्कत? अगर इसी में पूछता फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन इट इज इन अंडर स्टेट ऑफ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, जिस समय मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे है उस समय दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? तो सिंपल आपको हम बता चुके हैं. अगर दोनों का वेलोसिटी उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 है तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? उस समय v इक्वल टू vb इक्वल टू क्या होगा? vcm. और vcm मेरा कितना है? vcm होगा 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 12 बाय 9. दैट इज 6 प्लस 72 78 बाय 9 जो भी है. दिस मच मीटर पर सेकेंड. यही vcm है. और जिस समय मैक्सिमम इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होगा, इन दैट केस सिंस वेलोसिटी 0 सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सो ग्राउंड फ्रेम में v विल बी इक्वल टू vcm. अरे यार vag इक्वल टू vac प्लस vcg. अब अगर ये 0 है, ये मैं बार बार भौंक रहा हूं, जिस समय मैक्सिमम इलोंगेशन हो या कॉम्प्रेशन हो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, दोनों अपने स्टेम के एक्सट्रीम एंड पे, मतलब वेलोसिटी उसका 0 है, तो vag विल बी इक्वल टू vcg. सिमिलरली vbg भी क्या होगा? vbc प्लस vcg. सेकेंड ये 0. सही होगा. या ये 0 तो सिंपली होगा vcg के इक्वल. क्लियर? और ये हमको ग्राउंड फ्रेम से भी आ रहा है कि अगर कंडक्शन मोमेंटम करेंगे वेलोसिटी कितना आएगा? दोनों का सेम होगा. एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन का ग्राउंड फ्रेम से निकालें वेलोसिटी या मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों का सेम है. तो अगर हम करें pi इक्वल टू pf, सो pi मेरा क्या है? 6 प्लस 72 78 इक्वल टू 3 प्लस 6 इंटू v, बिकॉज दोनों का v सेम है. सो v 78 बाय 9. आपको जिससे करना है करो. ऑलवेज आई प्रीफर दिस. क्लियर? नेक्स्ट. ओके. अब मान लीजिए थोड़ा आगे जाते हैं.
चलो एक बेसिक लेते हैं फिर से। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक at the time of maximum elongation। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन। अब जब इसको करने जाओगे ना, ग्राउंड फ्रेम से पसीना छूट जाएगा। परसेंट ऑफ मास फ्रेम में वन लाइन में बनेगा। कैसे? आप पहले निकालो टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट विल इक्वल टू मैक्सिमम इलोंगेशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, वो क्या होगा बोलो? जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जितना मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन। है ना? ओके, इसमें कोई दिक्कत? अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करो। समझो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम फिगर बनाते हैं, इनिशियल केस कुछ ऐसा है। हरे VCM 30 by 9 10 by 3 मीटर पर सेकेंड। हरे VCM 10 by 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 10 minus 10 by 3 ये 20 by 3 है और इधर ये 10 by 3। ऐसा कुछ आएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनिशियल केस। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों सिस्टम कर रहा है, ठीक है? यहाँ कहीं दीवार सिस्टम सेंटर ऑफ मास है। अब दोनों सिस्टम कर रहा है तो मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा उस समय वो कुछ यहाँ पहुंचा हुआ है और ये कुछ यहाँ पहुंचा हुआ है, ठीक है? हम मान लिए ये डिस्प्लेसमेंट x1 है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सब कुछ कर रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट x2 है। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, हाँ या नहीं? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट में। ओके, इन COM फ्रेम COM इज एट रेस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है मींस M1 x1, ये अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सो M1 x1 इक्वल टू M2 x2 हो गया नहीं? अरे x1 पॉजिटिव है x2 नेगेटिव है। अरे यार बोर्ड वाला प्रॉब्लम कर रहे थे ना, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो अगर ये चला x1 तो M1 x1 प्लस M2 x2 इक्वल टू 0 होता, बट x2 नेगेटिव है, हमें नेगेटिव दिखाए हुए हैं। सो सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो M1 x1 इक्वल टू M2 x2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो M1 कितना है? 3। सो 3x1 इक्वल टू 6x2। सो x1 by x2 इक्वल टू 6 by 3 2:1। सो x1 by x2 is 2:1। सो और x1 प्लस x2 कितना है? दैट इज मैक्सिमम इलोंगेशन। तो निकाल लो। कैसे निकालेंगे? अब डायरेक्ट हम करते हैं, बहुत कर चुके हो। सो हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू हाफ k xm स्क्वायर। अब डायरेक्ट करते हैं यार, बहुत कर चुके हैं। सो xm इज 1 मीटर। सो मैक्सिमम इलोंगेशन 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। सो मैक्सिमम इलोंगेशन 1 मीटर है, मतलब x1 प्लस x2 इज 1 और x1 by x2 2:1 है। सो x1 will be equal to 2/3 मीटर and x2 will be 1/3 मीटर। ये x1 x2 किस फ्रेम में निकला है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। पसीना छूट गया भाई। अरे कुछ नहीं, बस सबको कोरिलेट करो। ये आपको निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं। ये निकालना आता है, ये निकालना आता है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, उसका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 2:1 होगा और टोटल दोनों का मिला के 1 मीटर है। इंडिविजुअल निकालना नहीं आता है क्या? ये सब किस फ्रेम में है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम। बस निकालना किस में है? ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है, वेक्टर यूज करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर मिटा रहे हैं। हमको अगर निकालना है A तो
तो एक्स ए जी विल बी इक्वल टू एक्स ए सी प्लस एक्स सी जी। एक्स ए सी इज दिस, ये मेरा ए था और ये बी था, तो यह -1/3 मीटर अगर वेक्टर के साथ लिखेंगे, प्लस एक्स सी जी दैट इज वी सी जी इंटू टाइम, तो -1/3। वी सी जी कितना है? इट्स अ कांस्टेंट। वी सी एम क्या है? कांस्टेंट। कितना अभी निकाले थे? 10/3। हाँ या नहीं? वी सी जी इज कांस्टेंट से 10/3। अरे हाँ या नहीं? अभी तो निकाले थे यार 30/9, सो 10/3। टाइम, टाइम कितना? अगर एसएचएम कर रहा है तो यहां से यहां गया, फिर यहां आएगा, फिर पीछे आएगा, तो होता है एक टाइम पीरियड। अभी ये अपने मीन पोजीशन है, आपको हम बताए थे, हम उसकी मैक्सिमम में फोर्स 0 है, पिछले क्लास में बताए हुए हैं। तो यहां से जब उसको धक्का दिए, यहां से ये आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, पूरा 1 टाइम पीरियड की होगा T/4। पसीना छूट रहा है इतना यार, पूछता है नीट में तो कभी नहीं पूछा है, ये एडवांस के लिए बता रहा हूँ, सर रोडा का क्वेश्चन है। अब अगर एक्स बी जी निकाले डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो होगा एक्स बी सी प्लस एक्स सी जी। अब एक्स बी सी, बी का डिस्प्लेसमेंट आगे है कितना? ये x1 2/3 प्लस एक्स सी जी वी सी जी अगेन T/4। तो क्या सब कुछ निकल गया? अब बोलोगे सर आपने टी कहाँ से निकालेंगे, टी तो दिया नहीं है। तो आपको पिछले क्लास में सिखाए थे कि इस केस में टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√μ/k। सो टी इज 2π√μ/k। 2π√μ इज 2 kg, k इज 200, दिस मच सेकेंड, दैट इज 2π/10 सेकेंड, इट्स a π/5। बस पुट कर दो, सब कुछ मालूम है, बस वेक्टर लगाया हमें। हमको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मिल गया, जैसे सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो ग्राउंड फ्रेम में निकालेंगे रिलेटिव यूज करके। और ग्राउंड, अब देखो आपको तो हम दिखाया है मैक्सिमम पे, आप किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हो, किसी भी इंस्टेंट पे आप निकालते हो, बस उसका एसएम आना चाहिए। आपको एसएम अभी नहीं आता इसलिए उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। यू कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक एट एनी इंस्टेंट यूजिंग एसएचएम। एसएचएम में आपको कराया जाएगा, वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ करेंगे। सो एक क्वेश्चन आपको मैं इस पे दे रहा हूं, इसको मिटाएं। जब ये पूछेगा तो आपको सब कुछ आना चाहिए, मैक्सिमम वैसा निकालना चाहिए, आपको टाइम पीरियड निकालना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। इसलिए जो एडवांस वगैरह में ऐसा पूछता है, नीट में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आपको खुद करना है। फाइंड
displacement of each block at the time of maximum elongation. फटाफट you have to find displacement of each block at the time of maximum elongation. इसमें ऑप्शन दे रहा हूं, आप जल्दी जल्दी करो. Find displacement of each block at the time of maximum elongation. फटाफट कीजिए. हो गया? ओके तो सिंपल स्टेप्स है. पहले हम क्या निकाल लेंगे? फॉर ए मैक्सिमम इलोंगेशन मीन्स दोनों मिलकर कितना टोटल जाएगा. सो फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन वी नो we'll use half mu v relative square equal to half k xm square. Okay, so it's half mu क्या होगा? mu 4 v relative 15 square equal to half k is 100 and xm square. So half got cancelled. So xm equal to 2 into 15 by 10. Okay, it's 3 मीटर. कितना है ये? 3 मीटर. कोई दिक्कत नहीं? सो मैक्सिमम से निकल गया. ओके अब समझो. अब अगर इसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका इनिशियल फिगर बनाते हैं. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या है फिगर? फिर से मैं सब कुछ समझा रहा हूँ. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका आंसर जो है 12 भी हरे डी स्वयं 6 into 12 minus 3 into 12 by 18 2 मीटर पर सेकेंड. अरे डी स्वयं 2 मीटर पर सेकेंड. सो इनसे इसका विषय होगा 10 मीटर पर सेकेंड. इसका -3 -2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड. It's A B 12 and 6 सही है. सेम जगह आ रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में. मतलब अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें सो ये एक दीवार है और इसके बाद दोनों स्टेम कर रहा है. सो जिस समय मैक्सिमम इलोंगेशन होगा ये कुछ यहां पहुंचा हुआ है और ये कुछ यहां पहुंचा हुआ है. राइट. सो ये x1 है और ये मान लीजिए xb है और ये xa है. ये क्या है? x. ये xb और ये xa. ये दोनों मिलकर देगा टोटल इलोंगेशन. इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. पक्का? ओके. सो xb प्लस xa इक्वल टू 3. And what is xb by xa? अभी किए ma xa equal to mb xb. So it's ma by mb that is equal to 12 by 6 2:1. So xb होगा 2 मीटर. सॉल्व कर लेंगे. xb 2 मीटर and xa 1 मीटर. ये निकल गया. ये सब किस फ्रेम में है? ग्राउंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम. ग्राउंड फ्रेम से करना है. सो नाउ विल राइट xbg equal to xbc plus xcg. XBC that is +2. B उधर जा रहा है +2. XCG सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव है. कोई दिक्कत नहीं. सब कुछ साइन के साथ देना है. BCG क्या है? पॉजिटिव 2. तो 2 into T/4. T बाद में पुट कर देंगे. XAG equal to XAC plus XCG. Displacement of A respect to center of mass that is 1 मीटर. अब 1 किधर आया? वो इस डायरेक्शन से -1 है प्लस अगेन इट्स 2 into T/4. सो -1 plus T/2. T क्या होगा? टाइम पीरियड इज 2 pi under root mu by k. So it's 2 pi under root mu is 4 by 100. It's 2 pi by 5 second. Am I clear? वहां पुट कर दो. निकल गया. जब पूछता मैक्सिमम कंप्रेशन उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होता और इसका मतलब इसका होता -2 मीटर और इसका होता +1 मीटर और कुछ चेंज नहीं होता. और टाइम क्या होता? टाइम अब यहां से स्टार्ट किया है जिसमें मैक्सिमम कंप्रेशन वापस में क्या हो गया? उसने कंप्रेशन पहले इलोंगेशन पहले यहां से यहां T/4
देन यहाँ से यहाँ फिर आया t/2, फिर यहाँ से यहाँ मतलब 3t/4 होता है टाइम। अगर पूछता फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, तो क्या करते हैं? किसी में करते हैं मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, तो क्या होता? ये क्वेश्चन कर दिया, कहीं नहीं मिलेगा ये सब, खोजते रहो बुक में, नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन कहीं मिलता है। इस सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, टाइम पीरियड सब सेम रहेगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इतना आएगा, ओनली थिंग अब इधर आएगा, राइट। सो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन में क्या होगा, देखो फिगर बनाते हैं। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के टाइम क्या होगा, ये हटा देते हैं। सो ये फिगर बना के देखना है कि पहले इलोंगेशन हो रहा है, पहले कॉम्प्रेशन हो रहा है, डाटा के हिसाब से वो चेंज करेगा। सो आपको ये फिगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बनाना है। इनिशियल केस क्या दिया हुआ है, ये है 10 और ये है 5, यही ना, ओके। अब जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा तो ये अपने मीन पोजीशन से कुछ यहां आ गया, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। सो ये कुछ यहां आया हुआ है, कॉम्प्रेस हो गया, और ये भी कुछ यहां आया हुआ है, कॉम्प्रेस हो गया। ऐसा मीन्स अब मेरा ए यहां है और बी यहां है। सो बी इधर आया है और ए इधर आया। टोटल कितना मूव किया है, 3 मीटर। सो अभी भी ये मूव करेगा इधर 2 मीटर, ये मूव करेगा इधर 1 मीटर, बिकॉज एम ए एक्स इक्वल टू एम बी एक्स बी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये फॉलो करेगा, राइट। सो ये आएगा 2 मीटर पीछे और ए जाएगा 1 मीटर आगे। सो अभी जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज +1 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज -2 मीटर इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्लियर? पहले इलोंगेशन हुआ, फिर मीन पे आया, फिर कॉम्प्रेशन हुआ। सो अभी जो मेरा ये बी है वो इधर आया हुआ है और ए जो है ये आगे है, उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस है, इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस है। टाइम कितना लगेगा, तो बी पहले यहां से यहां इलोंगेट हो, मतलब ये यहां से पहले बी यहां आएगा, ये टाइम t/4 है, टोटल टाइम पीरियड का 1/4, फिर यहां से यहां आएगा t/4 + t/4 t/2, अब यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, पूरा एक टाइम पीरियड होता है। सो यहाँ से यहाँ t/4 t/4 t/2 + t/4 3t/4, राइट। सो अभी जो टाइम है वो क्या है, 3t/4। सो फिर से कर दो, अब आप करो, xag = xac + xcg, xac +1 प्लस xcg v स्वयं इंटू 3t/4। सिमिलरली अगर xbg पूछेगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। एसएम पढ़ लो, अगर दिक्कत है तो नोट कर लो, आगे समझ में आ जाएगा। एसएम का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। xbc इज -2 + 2 × 3t/4। नीचे दिख रहा है क्या? और नीचे नहीं पूछा, बार बार बोल रहा हूँ, नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ। अब इसमें करने का बहुत कुछ है, इससे ज़्यादा कराएंगे तो आप परेशान हो जाओगे, नहीं करवाएंगे। xbg = xbc + xcg, xbc क्या है, -2 प्लस vcn 2 × 3t/4। बस अब सॉल्व कर लो। एम आई क्लियर? इसमें किसी को डाउट? अरे सेंटर ऑफ मास इतने, जब तक ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्टेज में पहुंचा, सेंटर ऑफ मास तो चल रहा है, सेंटर ऑफ कॉम्प्रेसिटी कांस्टेंट है, उतना टाइम में कितना चला निकाल दिया, दैट्स इट। चलो इसमें बस एक टाइप और कर लेते हैं। देखिए अब वेलोसिटी ने फोर्स लगातार, अब तक क्या कहते हैं वेलोसिटी लेके छोड़ दे रहे थे, अब लगातार एक फोर्स लग रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान ली फिर से मेरा प्यारा सा ब्लॉक है 6 kg एंड 3 kg।
और इस पे फोर्स लग रहा है 45 न्यूटन का। ये दिया हुआ है, मतलब लगातार हम फोर्स लगा रहे हैं। अब अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें जर्क देके छोड़ रहे थे, रस्सी देके छोड़ रहे थे, अब कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है 45 न्यूटन। अब हमको निकालना है मैक्सिमम मोशन इन द स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक एट टाइम ऑफ मैक्सिमम मोशन। अब निकालना है, क्या करेंगे? फिर से बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे सेंटर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है क्या? नहीं। फिर आप समझो, अब इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया, अब नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब ACM 0 नहीं है, मतलब अब मेरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल। अब मेरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल। मींस अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से काम करना है, वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। एम आई क्लियर? अभी तक जो कर रहे थे ब्लॉक पे, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो ACM 0 था, मेरा सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम था, सो सूडो फोर्स पिक्चर में नहीं आ रहा था। अब अगर हमें डील करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, देन टू अप्लाई NLM वी हैव टू यूज सूडो फोर्स। ओके, सो व्हाट इज ACM? ACM 45/9, this 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ACM निकल गया। अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में FBD बनाते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में FBD बनाएंगे, देन वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? M into A, where A एक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? सेंटर ऑफ मास से बैठा हुआ है, और ACM मेरा इधर है, तो सूडो फोर्स इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा, मेरा इसमें लगाना पड़ेगा 45। इस पे कितना सूडो फोर्स लगाएगा? 5 into 3 15, so 45 minus 15 30। ये समझ में नहीं आया? अरे A पे अगर मान लीजिए A है, ये B है, लिखा हुआ है, ये A है, ये B है। अगर हम B का बनाते हैं FBD, 45 तो रियल फोर्स था, और सूडो फोर्स लगेगा M into A, सो M कितना है इसका? 3 kg, और A ऑब्जर्वर का सेंटर ऑफ मास का 5, और सेंटर ऑफ मास का इधर है, सूडो फोर्स के अपोजिट रहेगा 3 into 5 15। सूडो फोर्स ऑलवेज अप्लाई करना है ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से बैठा हुआ है, और उसका एक्शन आगे है, सूडो फोर्स लगेगा पीछे मेरी तरफ, सो नेट फोर्स क्या है? 30। अब आते हैं A पर कोई फोर्स तो था नहीं, सूडो फोर्स आएगा, कितना आएगा? 5 into 6 30, यानी दोनों इक्वल आ गया। क्यों? कोई कॉन्सिडेंस है? हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। क्यों? ये किस फ्रेम से? सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और ये बार बार बोल रहा हूं, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम COM इज ऑलवेज एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अगर वो रेस्ट में है तो उसका नेट फोर्स क्या है? 0। तो नेट फोर्स 0 होगा, तो दोनों इक्वल अपोजिट होगा। आ रहा है? अगर आपका इक्वल अपोजिट नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलती की है। अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में FBD बनाया हो और दो ब्लॉक सिस्टम पे दोनों पे इक्वल अपोजिट फोर्स नहीं आ रहा है, मींस आपने कोई गलती कर दी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में होना, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होना है, होना चाहिए, तो आ रहा है। फिर से वही कहानी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, सो मेरा 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 यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास। फिर से दो सिस्टम है, आगे आप पढ़ोगे सिस्टम में फोर्स लगने से उसके टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, टाइम पीरियड इसका अभी भी वही रहेगा। अभी भी सिस्टम का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2π√μ/k। कोई कांस्टेंट फोर्स लगाने से इसके टाइम पीरियड फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम में पढ़ेंगे। सो अभी भी टाइम पीरियड यही रहेगा सिस्टम का, 2π√μ कितना है? 2/200, 2π/10, π/5 सेकेंड। अभी टाइम पीरियड यही रहेगा। ओनली थिंग, अब ये SHM का मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन, अब यहाँ पे इसका V0 है, फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं है, सो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अभी मीन पोजीशन पे नहीं है इनिशियली, बिकॉज यहाँ पे V0 है,
नेट फोर्स जीरो नहीं है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग फोर्स तो जीरो है, बट ये फोर्स एक लग रहा है, ये भी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, अब जब मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, जब वो उस एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, क्योंकि यहां से वो पहले मीन पोजीशन पे जाएगा। जब वो इलोंगेट होगा, हम फोर्स लगा रहे हैं, पहले यहाँ पे आएगा कहीं मीन पे, यहाँ पे इसका क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो हुआ, कुछ वेलोसिटी गेन किया, फिर आगे जाएगा, इस एक्सट्रीम पे आएगा, यहाँ फिर से v जीरो होगा, उस समय मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। सिमिलरली इसके भी तो दूसरे एक्सट्रीम पे जाने पे मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, राइट। यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा क्या, नहीं यार, इसके आगे अभी नेचुरल लेंथ में आने के बाद इसके आगे तो स्प्रिंग जाएगा, इसके यहाँ इधर स्प्रिंग नहीं जाएगा, इधर स्प्रिंग नहीं जाएगा, यहीं से स्टार्ट ही हुआ है, सो इसका एक्सट्रीम है, राइट। सो अब यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन हमको निकालना है। सिंपल, अगर हम मान लें यहाँ से यहाँ कुछ एक्स भी गया और ये यहाँ से यहाँ एक्स गया, यहाँ से यहाँ एक्स, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, सो अब यहाँ पे डायरेक्ट ui प्लस के आई इक्वल टू ef प्लस के एफ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज थ्योरम में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। अब मेरा ये होगा वोल्टेज थ्योरम, बिकॉज सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है दोनों पे, ए एंड बी पे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितना होगा 30 इंटू एक्स बी, इस पे 30 इंटू एक्स ए। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, डेल्टा यू अभी नेचुरल लेंथ में है, और बाद में चला गया हाफ के एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, सो माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, एक्स एम मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी, दैट इज मैक्सिमम इलोंगेशन, एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। अब यहां सोचना है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम का एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम, तो यहां भी इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सो डेल्टा के तो जीरो है, यहां भी रिलेटिव जीरो, यहां भी रिलेटिव जीरो, तो डेल्टा के जीरो, मतलब 30 इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू हाफ के एक्स ए प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर, ये कैंसल, सो सिंपली निकल गया एक्स ए प्लस एक्स बी मैक्सिमम इलोंगेशन equal to 60 by k, or equal to 60 by 200, this much meter equal to 0.3 meter, ये क्या निकल गया 0.3 मीटर। ये आपको बुक मिलता है 2f by k मिलता है फॉर्मूला 2f by k, ये 2 into 30 by 100 200। अरे याद मत करो, समझो चीजों को कि हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं अप्लाई किया, ये क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स आ गया भाई, यहाँ पे डायरेक्ट ui प्लस के आई इक्वल टू ef प्लस के एफ ले सकते हो। अभी जो कह रहा हूँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों पे लग रहा है 30-30, तो बॉटम एक्सटर्नल फोर्स में डेल्टा इक्वल डेल्टा के, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब अपने थ्योरम में कर लिए, सो मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया। आपको मैक्सिमम यहीं तक पूछता है, अगर पूछ दिया इसका चांस नीट और नैन से बहुत कम है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन, ये पूछ दिया, फिर से करते हैं। एम ए एक्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है, और हम सब किस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर रहे हैं, तो इन सीओएम फ्रेम, इन सीओएम फ्रेम एम ए एक्स ए इक्वल टू एम बी एक्स बी, राइट। सो मास कितना कितना दिया था मैं खुद भूल गया, 6 kg और 3 kg था ना, अब डाटा ही गायब हो गया, क्या करेंगे, लग तो रहा है 6 और 3 था, कौन कितना था, कहीं लिखा हुआ है क्या, हमें इससे कितना फोर्स दिए थे 45 मतलब ये 3 kg था, राइट, ये 3 kg था और ये 6 kg था, अब सही है, हाँ ये था, तो अब ये 3 kg था, सो एम ए 6x ए इक्वल टू 3xb, डायरेक्शन अपोजिट हम दिखाए हुए हैं फिगर में आपको, सो यहाँ से आएगा एक्स ए बाय एक्स बी इक्वल टू 3/6 1/2, राइट। सो हाँ एक्स बी सही है, सो अब ये कितना होगा, और एक्स ए प्लस एक्स बी 0.3 मीन्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर देखेंगे तो एक्स ए अगर देखेंगे विद साइन, तो एक्स ए कितना होगा
0.1 मीटर माइनस, और एक्स भी क्या होगा प्लस 0.2। ये तो बहुत कर चुके हैं। एक्स भी क्या होगा प्लस 0.2। वाई प्लस वो क्लियर है क्योंकि बी उधर जा रहा है और ए इधर आ रहा है, इधर उधर पॉजिटिव माने हुए हैं। अब ये ग्राउंड फ्रेम निकालना है और दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, फिर से यूज करेंगे एक्स ए जी इक्वल टू एक्स ए सी प्लस एक्स सी जी। अब एक्स ए सी तो मालूम है, अब एक्स सी जी निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन कांस्टेंट है। तो एक्स सी जी इक्वल टू क्या होगा यू सी जी प्लस हाफ ए सी जी टी स्क्वायर। ये तो जीरो है, इससे सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, दोनों वैसे जीरो था। हाफ ए सी जी ये प्लस 5 है इंटू टी स्क्वायर, बस 5t स्क्वायर बाई 2। सो ये होगा माइनस 0.1 प्लस 5 बाई 2 टी स्क्वायर। यहाँ पे टाइम कितना है एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम से मीन आया t/4, फिर मीन से एक्सट्रीम गया t/4, टोटल t/2। समझो ये एक एक्सट्रीम पोजिशन पे है, मीन पे आया फिर एक्सट्रीम पे गया तो हाफ साइकिल पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ t/4 फिर t/4 t/2 फिर t/4 फिर t/4, मतलब ये t/2 टाइम है। सो इट विल बी t/2 स्क्वायर, राइट। एंड एक्स बी जी प्लस 0.2 प्लस 5/2 t/2 स्क्वायर। एम आई क्लियर? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, सही ये निकल गया। अब क्या बचता है भाई, टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पोस्ट लगाने से, तो इतना नहीं पूछता है। ये मैं स्टाइल मारने के लिए कर दिया, कहीं अगर पूछे कहीं क्वेश्चन ले तो आप लोग कर लोगे। अब बताओ इसमें बहुत कुछ होता है, किसी भी टाइम टेबल पूछेगा फिर एसएम का यूज होगा, उतना आपको एसएम तो भी आता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं हो, कितना परेशान करें बच्चों को। सो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपली पूछता है वो कर लेते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन का और आगे बढ़ते हैं। सो बस इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं जब आपको मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1.6 मीटर, ऑप्शन बी 3.2 मीटर, ऑप्शन सी 0.8 मीटर, ऑप्शन डी नोट। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। हो गया। किस फ्रेम से आसान होगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो पहले एसीएम निकाल लो। नेट फोर्स 200 माइनस 100 मास 25, एसीएम प्लस 4। इट कैन बी -4, नो प्रॉब्लम। डाटा हम आपको दिया +4 आ रहा है, -4 हो सकता है। कोई ज्यादा होता, अगर इसी करते 300 तो -4 होता, सेंटर ऑफ मास उधर, सेंटर ऑफ फोर्स उधर लगाना पड़ता। पक्का? ओके। सो एसीएम प्लस 4। सो अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एफबीडी बनाते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर फोर्स लगेगा m इंटू ए आगे है तो सेंटर फोर्स लगेगा मेरी तरफ 15 इंटू 4 60, इधर फोर्स होगा 160 न्यूटन। इस पे एक्शन उधर है तो सेंटर फोर्स लगेगा मेरी तरफ 10 इंटू 4 40 लगेगा, इधर 200 ऑलरेडी है तो इधर होगा 160। होपफुली क्लियर है।
अरे भाई अगर मान लिए ए ये बी, सो बी पे एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है 200, जीरो फोर्स होगा m इंटू ए, m 10 a 4 40, एक्शन आगे है, जीरो फोर्स पीछे लगेगा, बार बार बताना पड़ रहा है हर कुछ। सो 160 दोनों इक्वल एनोकॉइड है, हमने जो किया सही, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है। ओके, अब लगा लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के 160 इंटू एक्स बी प्लस 160 इंटू एक्स ए, डिस्प्लेसमेंट भी इधर फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी आगे फोर्स भी आगे, माइनस डेल्टा यू तो माइनस हाफ के एक्स ए प्लस एक्स ए मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम पे डेल्टा के जीरो, बिकॉज अभी भी वेलोसिटी जीरो और मैक्सिमम पे वेलोसिटी जीरो। ओके, सो व्हाट वी गॉट 160 इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू हाफ के एक्स ए प्लस एक्स बी होल स्क्वायर। This got cancelled, so maximum elongation will be equal to 320 by k. It's 3.2 meter. Am I clear? So बहुत सारा कुछ करवा दिए, इससे ज़्यादा तो कहीं मिलेगा नहीं आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। सिर्फ जो कुछ बच्चा हम लोग करेंगे एसएचएम में, ठीक है। कोई पूछा था हमसे कि सर जब आपको याद है स्टार्टिंग में क्वेश्चन मुझे कि स्प्रिंग है, उसमें दोनों तरफ फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा। तो देखो दोनों अनइक्वल फोर्स है तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में सिस्टम कर रहा है, राइट। इक्वल फोर्स होता दोनों रुका रहता, रेस्ट में रहता, बट अनइक्वल फोर्स में से हो जाता है, राइट। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंपल्स स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको मैंने इंपल्स क्या होता है, बेसिक क्या आपको हम बता चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, उसको आप रिवाइज करके आइएगा। उसके आगे मैं अगले क्लास में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।